Hello students, welcome back to my channel 10th class CBSE Mathematics. Today we are going to start next chapter 12th area related to circle. 10th क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का 8th चैप्टर और 9th चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम ये 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें स्टडी करनी है और कौन कौन से ऐसे इसमें फिगर्स हैं जिनका हमें एरिया निकालना है। इन सभी चीज़ों की स्टडी हम आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सर्किल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपने अभी तक जो पहले की क्लासेस थी उसमें सर्किल के बारे में शायद कुछ पढ़ा है या नहीं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये आपका कोई सर्किल है और इस सर्किल में बीचों बीच एक स्थिर पॉइंट होता है जिसे इस सर्किल का सेंटर पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट इस सर्किल के एकदम बीच में होता है जिसे इसका सेंटर पॉइंट कहते हैं। और जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ये पूरी जो बाउंड्री है ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है। क्या है सर्किल की? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस से इस सेंटर पॉइंट तक की जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसे हम इस सर्किल की रेडियस कहते हैं। तो रेडियस कौन सी हुई? सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है जो कि इस पूरे सर्किल में कांस्टेंट होती है, मतलब एक समान होती है। ये आपकी रेडियस है। अगर आप यहाँ से इधर देखेंगे तो ये भी रेडियस है, इसी प्रकार ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम एक सर्किल में इंफिनिटी रेडियस बना सकते हैं। तो कितनी रेडियस होती है भाई सर्किल में? इंफिनिटी। इसी प्रकार से अगर मैं इस रेडियस का डबल कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस और ये इसका डबल, तो ये पूरा ये वाली डिस्टेंस इस सरकमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाला नाइट सेगमेंट जो कि सेंटर पॉइंट से पास होता है वो इस सर्किल का डायमीटर कहलाता है। क्या होगा भाई? डायमीटर। तो ये डायमीटर क्या करता है? इस सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस सर्किल के कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर पॉइंट से पास होता है उसे हम इस सर्किल का डायमीटर कहते हैं। कितने भाई? अब देखिए और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसका नाम A रखूं, इस पॉइंट का नाम B रखूं, तो A भी हमारा क्या है? डायमीटर है इस सर्किल का। और अगर इस AB का मैं हाफ कर देता हूं तो इसको नाम दे दूं मैं OB, O पॉइंट रख देता हूं। तो O से B तक की जो डिस्टेंस OB ये हमारी रेडियस है। इसको मोस्टली स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे r से। तो ये जो स्मॉल r है वो क्या है? रेडियस है। और डायमीटर जो AB है इसको हम अधिकांश से D से रिप्रेजेंट करते हैं, D फॉर डायमीटर। अगर मैं इस डायमीटर का हाफ कर देता हूँ तो रेडियस आ जाती है। और अगर मैं इस रेडियस का डबल कर देता हूँ, डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो इसी फॉर्मूले से ये बन जाते हैं। तो ये चीजें आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। अभी देखिए इसमें और क्या क्या रिलेशंस हैं। जो ये सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। क्या होती है भाई? 2 पाई r। ये इस सर्किल की सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पाई को इधर और 2 को इधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको रीअरेंज अगर हम करें
तो क्या बनेगा पाई इंटू 2r, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो 2r है ये रेडियस का डबल क्या है डायमीटर। तो इस 2r के स्थान पर मैं डायमीटर लिख दूं तो क्या हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर। तो ये किसका डायमीटर है भाई, सर्किल का। अब देखो इधर सरकमफ्रेंस और इधर क्या आ गया पाई इंटू डायमीटर। अब मैं इधर पाई की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो इस डायमीटर से इसको क्या कर सकता हूं डिवाइड। तो पाई की वैल्यू क्या बनेगी भाई, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया कि जो पाई की वैल्यू है वो सर्किल की सरकमफ्रेंस और सर्किल के डायमीटर के रेशो के इक्वल होती है। तो यहां से हमने जो ये पाई निकाला तो व्हाट इज पाई, ये पाई क्या है, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर। ये एक ए परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है जो कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है। और इस पाई की वैल्यू देखिए अभी तक जो भी हम पाई की वैल्यू यूज करते आए हैं, पाई की वैल्यू एक तो हम यूज करते हैं 22/7 और एक वैल्यू यूज करते हैं पाई इक्वल टू 3.14। ये पाई की वैल्यू आपकी जो भी लिखी हुई है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। इसलिए हम इसमें ये साइन लगा सकते हैं पाई इज डज नॉट इक्वल टू 22/7 एंड पाई इज डज नॉट इक्वल टू 3.14। अब कहेंगे सर हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, आप कह रहे हो कि भाई ये इनके इक्वल नहीं होती। हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये दोनों वैल्यूज आपकी पाई के इक्वल नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम जो दोनों वैल्यू जो यूज करते थे ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। कैसी वैल्यू भाई, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम कोई भी अगर कैलकुलेशन निकालते थे, जैसे आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला 4πr², वहां भी हमने पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज की। इसी प्रकार आपने कोई भी जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला 2πrh, वहां भी यही वैल्यू यूज की। तो ये जो 22/7 और 3.14 जो वैल्यू हम यूज करते हैं ये ओनली कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए की जाती है, बट इनकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू निकालेंगे तो 3.14162 ये डेसिमल के बाद में मिलियन डिजिट तक ये इसकी वैल्यू आती है। इसलिए अब बताओ क्या उस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेशन में लेंगे तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ हम पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही यूज करते हैं, इसीलिए हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लेते हैं। आगे के जो पॉइंट के बाद के जो डिजिट आते हैं उनको क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसी प्रकार ये पाई की वैल्यू जो 22/7 है ये भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन हम पाई की जगह इन दोनों वैल्यूज का कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। पर अगर हम ये कहें कि वास्तविक रूप से पाई की वैल्यू क्या ये है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लगभग वैल्यू लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है भाई, चलिए आगे। अब देखिए भाई इसमें आगे और क्या क्या है। इसके बाद में है इसका पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया था, ये जो आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है, इस सर्किल का अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर का मतलब है कि अगर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया
और पूरा कंप्लीट एक राउंड लगाकर वापस यहीं पे आ गए। तो इसके चारों साइड का जो कंप्लीट आपने राउंड लगाया उसमें जो टोटल लेंथ होगी वो इसकी सर्किल की क्या होगी भाई, पेरीमीटर होगी, पेरीमीटर होगा। तो अब देखिए एक चीज, तो क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे कोई साइड तो नहीं है, लेकिन ये चारों साइड की जो बाउंड्री है इसका कंप्लीट एक राउंड लगाने पर जो इसकी लेंथ कवर होगी वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। क्लियर है? तो देखिए जैसे मान लो मैं यहाँ ए पॉइंट है, ए से आपने चलना शुरू किया, वापस ए पे पहुंच गए, तो एक राउंड हो गया। और ये एक राउंड आप कंप्लीट करके आए तो आपने इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर आप चल के आए, यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस को आपने कवर किया, तो इस सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस ही होगी। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, तो क्या लिखेगा भाई, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, circumference of the circle। जो इस सर्किल का पेरीमीटर होता है वो इस सर्किल की सरकमफ्रेंस के इक्वल ही होता है, और सरकमफ्रेंस आप जानते हो 2 पाई r होती है। क्या होती है भाई, 2 पाई r। अब इसका है एरिया। देखो भाई एरिया क्या होगा, तो इस सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये इस सर्किल का क्या है, एरिया। तो ये एरिया हम निकालेंगे आगे, किस प्रकार से एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको रेडियस दे रखी है तो आप रेडियस की वैल्यू 2 टाइम्स लिखेंगे, पाई की वैल्यू आप जब तक कहा ना जाए तब तक आप 22/7 ही यूज करेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 तो आपको वो डेसिमल करनी वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें और क्या क्या है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपके सेक्टर एंड सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो इस सर्किल का सेक्टर और सेगमेंट क्या है उसको हम समझेंगे। देखिए सेक्टर का अर्थ है कि अगर किसी भी सर्किल की दो तो हम ले लेते हैं रेडी, यानी कि उनकी रेडियस, और इन दोनों रेडियस से करस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाली आर्क यहां से और यहां तक किसी भी सर्किल की ये दो तो क्या दी हुई हमने, रेडियस दे दी इसकी ये वाली, और इन दोनों रेडियस से करस्पॉन्डिंग जो आर्क है ये वाली आर्क यहां से और यहां तक, इनके जो बीच का एरिया है, जो बीच का आपका क्षेत्र है, रीजन है, उसे हम इस सर्किल का सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सेक्टर। तो सेक्टर में क्या क्या हुआ, टू रेडियस ऑफ द सर्किल एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो वो वाला जो रीजन आ रहा है यहां तक का, ये क्या होगा भाई, हमारा सेक्टर। अब देखिए इसी के अंदर, अब हमने ये तो पता कर लिया कि भाई दो रेडियस और उनसे जो करस्पॉन्डिंग में रेडियस है, इनके बीच का जो हमारा क्षेत्र होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। लेकिन इससे ऊपर में आप देखेंगे तो ये दो रेडियस हो गई और इनसे रिलेटेड ये वाली आर्क हो गई, तो ये भी तो क्या हुआ, ये भी सेक्टर ही हुआ हमारा। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है कि ये नीचे का भी सेक्टर, ऊपर का भी सेक्टर। तो दोनों में अंतर यह है कि इन दोनों रेडियस के बीच की जो आर्क है वो छोटी आर्क है, तो इस सेक्टर को कहेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे भाई, माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर का है
इसमें देखिए रेडियस तो सेम ही है, बट जो आर्क है वो आपकी बड़ी है, इससे मेजर है, तो इसलिए इसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मेजर सेक्टर। तो ये ऊपर का जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र है, रीजन है, इसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहेंगे भाई? माइनर सेक्टर कहेंगे। अब ये पता चला कि हम मेजर और माइनर में कैसे डिफरेंस करेंगे। अगर कोई भी दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क अगर आपकी छोटी है तो माइनर सेक्टर, और दोनों रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क वो बड़ी है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका रीजन होगा, क्षेत्र होगा, उसे हम मेजर सेक्टर के नाम से जानेंगे। क्लियर है भाई? अब देखो इनका एरिया कैसे निकालेंगे हम। अभी हमने क्या क्या चीजें जानी है उसको देखिए एक बार। इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट, ये दो इसकी रेडियस, और इससे रिलेटेड ये इसकी आर्क। इस सेंटर पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं, और इस एंगल को रख देता हूं मैं थीटा। इस एंगल का नाम क्या रख देता हूं? थीटा। तो ये थीटा, अब इसके बीच का देखो ये वाला जो रीजन है, दो रेडियस ये वाली OA और OB, और उसके करस्पॉन्डिंग में ये आर्क AB। तो ये जो बीच का आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसका नाम हमने क्या रखा भाई? माइनर सेक्टर। अब इस माइनर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहां पर लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस वाले जो क्षेत्र है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों रेडियस के बीच का एंगल आपको गिवन होगा, और इस सर्किल की हमें रेडियस पता होगी। तो ये वाली रेडियस हमारे पास है, ये एंगल है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर का जो एरिया बचा हुआ है ये कौन सा है? ये आपका मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इस पूरे सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा भाई? मेजर सेक्टर का आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? इस कंप्लीट सर्किल के एरिया में से इस माइनर का सेक्टर का माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेक्टर का बच जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो भाई, ये एंगल आपका थीटा है, और सेंटर पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा? 360 माइनस थीटा। तो आपका अगर यहाँ एंगल आप 360 माइनस थीटा यूज कर देंगे इस थीटा के स्थान पर, तो ये जो ऊपर का रीजन है इसका एरिया हमारा निकल जाएगा। तो देखिए दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका मैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, या फिर कौन सा यूज करोगे? और लगा कर दिख रहा हूं, या आप यूज करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर
360 माइनस थीटा अपॉन 360 यानी कि हमने इस थीटा के स्थान पर ये ऊपर का एंगल 360 माइनस थीटा यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। आप इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आगे इसके अंदर एक पॉइंट और बचा है, सेगमेंट। देखिए भाई, जैसे ये आपका सर्किल है, तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट द पार्ट ऑफ सर्किल। इस सर्किल का कोई भी पार्ट, अगर मैं इसको इस तरह से दिखा दूं, देखो ये इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, तो ये दोनों पार्ट हैं जो सेगमेंट कहलाते हैं इस सर्किट के। ये वाला पार्ट ये भी सेगमेंट है, और इधर वाला पार्ट ये भी क्या है? ये भी आपका सेगमेंट है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक का, इसके अंदर ये तो एक कॉर्ड है इसकी, ये सर्किट की क्या है? कॉर्ड। और इससे रिलेटेड ये वाली एक इसकी आर्क है। तो वन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, इसके बीच का जो ये वाला रीजन होगा, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो जो आर्क है वो आपकी छोटी है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ये आपकी कॉर्ड से रिलेटेड ये जो आर्क है ये बड़ी है, ये बड़ी आर्क है, तो इधर का जो रीजन होगा ये वाला, ये कौन सा होगा? मेजर सेगमेंट होगा। तो ये है आपका वही मेजर सेगमेंट। क्लियर है? तो माइनर और मेजर में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया? माइनर सेगमेंट क्या होगा? किसी भी सर्किट की वन कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग में आर्क, वो तो होगा आपका माइनर सेगमेंट, जिसके अंदर आर्क आपकी छोटी होगी। और मेजर सेगमेंट में एक ही कॉर्ड आपकी, ये वाली कॉर्ड, और उसके करस्पॉन्डिंग में ये बड़ी वाली है जो आर्क, मेजर आर्क, इसके बीच का जो आपका कवर्ड रीजन है ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाएंगे हम इनका एरिया? अगर मैं इन दो रेडियस को इस तरह से ज्वाइन कर दूं ऐसे, और इस एंगल को रख देता हूं मैं थीटा, तो अब आप देख रहे हैं कि इस सर्किल में ये दो तो हो गई रेडियस, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गई? आर्क। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसका नाम रख दूं मैं OAB, यहां तक का ये पूरा कंप्लीट आपका सेक्टर बन गया। अगर इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो किसका एरिया बन जाएगा? माइनर सेगमेंट का बन जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे भाई? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इस प्रकार से आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। और मेजर का निकालने के लिए इस पूरे सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा।
तो एरिया ऑफ मेजर segment is equal to area of circle minus area of minor segment। ठीक है भाई, एक तो फॉर्मूला ये है इसका। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या निकालोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो भी होगा। अब देखो इसका एक दूसरा और फॉर्मूला होता है, और उसको भी याद रखना आप। और उसका जो फॉर्मूला होगा आपका माइनर सेगमेंट के लिए यूज करो, चाहे उसको मेजर सेगमेंट के लिए यूज करो, दोनों में काम आता है। और फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब यहां पर थीटा जो भी दे रखा होगा, देखिए माइनर सेगमेंट के लिए तो थीटा यहां जो भी होगा वो इसमें पुट कर देंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा भाई? माइनर सेगमेंट का। तो इसमें लिख दूं 4 माइनर सेगमेंट, 4 माइनर सेगमेंट। इससे माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लो। अगर आपने थीटा ये ऊपर वाला रखा, यानी कि 360 में से ये थीटा माइनस कर दिया, तो फिर आपका ये मेजर वाला सेगमेंट आ जाएगा। तो थीटा के स्थान पर ये ऊपर वाला अगर आप एंगल रखेंगे तो एरिया किसका निकल जाएगा? मेजर सेगमेंट। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर 12 के मैंने कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसमें जो जो टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स की हमने स्टडी करनी है, और इसके मैंने की पॉइंट भी आपको नोट करा दिए हैं। इसमें आपका मेन यही है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट। देखिए एक चीज़ और आपको विशेषकर नोट करनी है कि अगर आपसे कहीं भी ये पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इसका मतलब वो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा है। तो माइनर सेक्टर और सेक्टर दोनों एक ही बात है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मेजर निकालना है माइनर, तो उसका मीनिंग माइनर ही है। अगर मेजर पूछेगा तो मेजर वर्ड आगे लगा होगा। ऐसे ही सेगमेंट में है, अगर पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसका मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया ही आप निकालेंगे, मेजर का नहीं। अगर मेजर का पूछेगा तो फिर वो मेजर वर्ड आपको देगा लिख के। क्लियर है? तो ये इस चैप्टर के कंप्लीट की पॉइंट्स हो गए और इसके इंट्रोडक्शन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।